NCERT फाइन आर्ट 11th क्लास के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेखन करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरहूत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगैपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भरहूत, अब भरहूत के बारे में डिस्कस करते हैं, भरहूत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भरहूत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिनी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहूत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिनियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों के हाथों में को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में, खास तौर पर बाद आने वाले समय में, हाथों को सहज रूप में छाती के से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझाना कितना ज़रूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकीरा या बनाया जाता था। ठीक है। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों तथा उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरहूत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जगैपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरहूत की आख्यान उद्भवियों रिलीफ से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसे ही आख्यान उद्भवी में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी की एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी के ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख यानी कि गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्तर के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है।
इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरन ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरन की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरन को वचन दिया था कि वो किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा हिरन की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वो आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरन ने उसकी जान बचाई थी। देख सकते हैं जातक भरहूत की ये चित्र है। ये महारानी माया का स्वप्न। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ये जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूंथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो ये सब जगह एक सी पाई जाती है। भरहूत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भरहूत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ, भरहूत में जो पाई गई मूर्तियाँ थी वो किस संग्रहालय में देखी जाती है। ठीक है। सांची स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेनके स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति के दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण द्वार हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। और प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफ़ी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता अनियमितता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरहूत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं ये तोरण द्वार है। ये एक पहला द्वार, ये दूसरा द्वार, ये तीसरा द्वार और ये चौथा द्वार। ठीक है। ये प्रदक्षिणा पथ है। ये वाला जो है ये प्रदक्षिणा पथ है। और ये अंडभाग है। ये हर्मिका बोलते हैं इसको। ये छतरी है जो सबसे ऊपर है और इसे मेधी बोलते हैं। ठीक है। अंड के नीचे वाला जो भाग है वो मेधी होता है। ठीक। तो स्तूप की योजना ये सांची में है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध की कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषता पाई गई है। हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार यानी जो कि अब पाकिस्तान में है वह मथुरा व दक्षिण भारत में वेनगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिला। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ।
मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बनी बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं यानी कि मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं अनेक आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषया शक्ति केंद्रिता आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में और भी कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया। इसमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिणाम आकार में शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों यानी घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेखन करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्यानस्थ बुद्ध गांधार में 3री-4थी शताब्दी ईस्वी का है। बोधिसत्व गांधार 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी का है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण यानी सजावट बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषता का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देवनिमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बनी रही। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, ठीक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे कि जगयपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलुरु, नागार्जुनकोंडा, गोली इत्यादि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों को ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को न झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की 1ली और 2री शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल
के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ पतली हैं, उनमें गति और शरीर में तीन भंगिमाएँ, त्रिभंग रूप दिखाई गई हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शन की गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं उद्भियों में तीन आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है, भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका जैसी भी हो। आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण के महारानी माया देवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियाँ खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्भति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता था। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भत प्रतिमाओं की तुलना पे नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गजपृष्ठीय, बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे, विशाखापट्टनम के आसपास अनाकापल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नती जनपद गुलबर्ग, कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ ये नहीं होता है कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार यानी एप्सिडल चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। ये वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्र शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ने जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांत के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब देखते हैं कुछ पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं।
इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं: गज पृष्ठीय मेहराबी छत, जो अजंता पीतल खोड़ा भज में पाए जाते हैं, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं, और तीसरा सपाट छत वाले चतुकोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जिस जैसे कि महाराष्ट्र के कोंडिवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडिवाइट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरों के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कालरा में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा के बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठ छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद यानी विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुकोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिज़ाइन समझा जाने लगा, और यही डिज़ाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष, और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 हैं। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठों को द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि नासिक की विहार गुफाओं के सामने स्तंभ के घटक आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुनार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश नेनी के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश नेनी गुफा कहाँ पाई जाती है? यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुनार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुनार, गारला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी